ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। इग्नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम एमएसओ 003 के, जो कि आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं ना। हमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो हमने किया था चैलेंजेस टू द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम था वो कैसे डिक्लाइन हुआ विद टाइम, और ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स कौन कौन से थे जो कि आते गए। राइट, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन पैराडिम क्यों खत्म हुआ, या फिर उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इतनी सारी कंट्रीज उसको एक आइडियल टाइप ऑफ वी कैन से आइडियल टाइप ऑफ वे देख रही थी सोसाइटी को आगे बढ़ने का। अब वो कैसे मॉडर्नाइजेशन जो पैराडीम था अब वो आइडियल से हटके अब सिर्फ एक वो पैराडीम ही रह गया था। उसको कोई भी एज सच कंट्रीज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फॉलो नहीं कर रही थी, एंड उसके बजाय कौन से डेवलपमेंट मॉडल्स आ गए थे। ये हमने जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी उसमें भी देखा था कि डिपेंडेंसी थ्योरी कैसे आई थी। इट केम इन प्लेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन पैराडिम या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। राइट, तो इसी के बारे में और डिटेल में हम इस आंसर में जानेंगे ना। जो मॉडर्नाइजेशन पैराडिम था वो सबसे एक अर्लीस्ट थ्योरी थी डेवलपमेंट की, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था 1950s एंड 60s में। ये जो डेवलपमेंट मॉडल था या जो मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट मॉडल था वो अज्यूम करता था कि जितनी भी कंट्रीज है वो सिमिलर तरीके से ग्रो करेंगी, सिमिलर तरीके से उनके अंदर जो विकास है वो होगा। अब वो कह रहे थे मॉडर्नाइजेशन पैराडिम या मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट कह रहे थे कि सारी कंट्रीज वेस्ट की तरह ही सेम तरीके से ग्रो करेंगी, जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी से वो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बन सोसाइटी में चेंज हो जाएंगी। थिंकर थे डब्ल्यू रॉस्टो, जिन्होंने प्रपोज किया था इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस और डेवलपमेंट, जो कि एक सिर्फ वो देख रहे थे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, वैल्यूज और पॉलिटिकल सिस्टम्स को जितनी भी अदर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, पिछड़े हुए नेशन है, वो अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो वो भी डेवलप्ड हो सकते हैं। तो वो सिमिलर तरीके से हर एक कंट्री को, हर एक नेशन को विद इन दिस पैराडीम देख रहे थे ग्रो करने के लिए। राइट, हावेवर ओवर द टाइम ये जो आइडिया था इसने बहुत ज़्यादा जो इसकी वैल्यू थी वो लूज कर दी, स्पेशली ग्लोबल साउथ के अंदर, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। बिकॉज इन कंट्रीज के अंदर अपने अलग चैलेंजेस थे, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन थी, पोवर्टी थी, सो दे कुडंट फॉलो व्हाट वेस्ट वाज फॉलोइंग। लेकिन स्टिल जो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज थी वो काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर फॉलो की जा रही थी, और इसकी वजह से जो पुअर, अनइक्वल और भी ज़्यादा डिपेंडेंट ये कंट्रीज वेस्ट पे होती जा रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उन कंट्रीज को भी समझ में आया कि दिस इज नॉट राइट फॉर अस, तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पैराडिम को डिक्लाइन कर दिया और ऑल्टरनेटिव मॉडल्स देखने को मिले जो कि राइज हुए, जो कि लोकल नीड्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस देखने को मिला ऑफ द पुअर पीपल एज वेल, या फिर जो इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं थे। राइट, अब डिक्लाइन क्यों हुआ मॉडर्नाइजेशन पैराडिम, उसको कंट्रीज ने फॉलो करना क्यों बंद कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एथनोसेंट्रिसिज्म एंड वेस्टर्न बायस देखा गया विद इन मॉडर्नाइजेशन पैराडिम। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो वेस्टर्न तरीके हैं किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के या चीज़ें होने के, वो सबसे सही है, सटीक है, सुपीरियर है, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जो अपने तरीके से चीजें कर रही हैं वो बैकवर्ड है या फिर वो खराब है। तो इसने जो इंडिजीनियस नॉलेज है, लोकल कल्चर है, हर एक अपनी कंट्री के अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जीने के, थोड़ी ना हर एक कंट्री सिर्फ वेस्टर्न मॉडल ही अपनाए या मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे जाए। तो इसने उस चीज़ों को इग्नोर किया। वेस्ट सॉरी मॉडर्नाइजेशन पैराडीम ने इंडिजीनियस नॉलेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये जो वेस्टर्न बायसनेस है इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ ने भी इसका विरोध किया। ना सेकंड इज फेलियर टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो, मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाने के बावजूद भी काफ़ी सारी कंट्रीज ने जो रियल डेवलपमेंट है वो नहीं अचीव कर पाए। जो ग्रोथ थी विदाउट इक्विटी, वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिच थे
वो और भी ज्यादा रिच बन रहे थे, और जो पुअर थे वो पुअर ही होते जा रहे थे, और जो वेल्थ थी वो भी कुछ सिटीज में कंसंट्रेटेड थी, कुछ लोगों के पास रूरल एरियाज विद इन मॉडर्नाइजेशन पैराडिम, उनको इग्नोर कर दिया गया, इंडिजीनियस नॉलेज को इग्नोर किया गया। तो इसने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को हटाया नहीं, बल्कि जो गैप था रिच एंड पुअर के बीच में उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न फार्मिंग प्रोजेक्ट है, वो फेल हुए, और वो रूरल पीपल को, रूरल पुअर पीपल को वो अपलिफ्ट भी नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ भला भी नहीं देखा गया, राइट। थर्ड इज डिपेंडेंसी एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। अब क्रिटिक्स आए जैसे आंद्रे गुंदे फ्रैंक के द्वारा, सामिर एमन के द्वारा, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है जहाँ पे जो पुअर कंट्रीज है वो रिच वंस के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंड हो चुकी हैं, जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप्ड नेशन के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर हो गई हैं। इसकी वजह से डिपेंडेंसी थ्योरी आई, जिसने कि अंडर डेवलपमेंट कैसे इस ग्लोबल सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जा रही है, जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ना ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल कौन कौन से निकल के आए। फर्स्ट इज पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। इस मॉडल ने इंपॉर्टेंस दी कि जो लोग हैं उनको सिर्फ डेवलपमेंट रिसीव नहीं करना है, बट उनको डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है, उनको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और डेवलपमेंट बॉटम टू अप होनी चाहिए, ना कि टॉप टू डाउन। तो ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट आया था। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे केरला का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हमें देखने को मिली। लोकल लेवल पे लोगों ने कैसे हेल्प की एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन फोकस कर रहा था सिर्फ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, राइट, वो सिर्फ रिचनेस के बारे में बात कर रहा था, पैसों की। लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक न्यू नजरिया लेके आया कि जितना जरूरी इकोनॉमी है उतनी ही जरूरी हमारे लिए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इन चीज़ों का। इसने एम्फसाइज किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, उनको एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन्स भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बेनिफिट ले सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं रूरल इंडिया के अंदर, तो उनको डेवलपमेंट मॉडल के साथ कंबाइन करके एनवायरनमेंट की और बेटर केयर करने की बात की गई। थर्ड इज राइट्स बेस्ड एंड जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस। अब ऑल्टरनेटिव मॉडल्स जो आ रहे थे वो ह्यूमन राइट्स के भी ऊपर फोकस कर रहे थे, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, चाहे वो वुमेन हो, दलित हो या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज हो। ये सारे मॉडल रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ किसी कंट्री की जीडीपी के बारे में नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें डिग्निटी और जस्टिस फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी नेशन के लोगों के लिए। फोर्थ इज लोकल एंड इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। ऑल्टरनेटिव मॉडल्स जो आ रहे थे वो प्रमोट कर रहे थे कि जो लोकल नॉलेज है, जो लोकल प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उनका भी यूज करना चाहिए। उन्हीं के यूज से क्या है, जो रियल डेवलपमेंट है वो किसी भी नेशन में आ सकती है। और ये जो लोकल नॉलेज जो होती है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है वो ज़्यादातर उस लोकल एरिया के लिए बेस्ट सूटेड होती है, बिकॉज उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो ढले होते हैं, वो जो प्रैक्टिसेस है, कल्चर है लोगों का, वो उनके लिए मोस्ट सूटेबल एंड बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हो तो जो ट्रेडिशनल मेथड है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, उन्होंने उन कम्युनिटीज को जनरेशन तक सस्टेन किया है। वो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे मेथड्स हैं कि उन्होंने उन मेथड्स के द्वारा उन्होंने ना ही तो इकोनॉमी, सॉरी, ना ही तो उन्होंने इकोलॉजी को खराब किया है और ना ही वो फूड से रन आउट हुए हैं। तो ये जो लोकल प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनको प्रिजर्व कंजर्व करके और इनको आगे ले जाना चाहिए विद इन दिस मॉडल, ऐसा बोला गया, राइट ना। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो मॉडर्नाइजेशन का पैराडीम था वो हमें शो करता है कि जो डेवलपमेंट है वो वन साइज फिट ऑल नहीं होती है। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर कोई भी कंट्री ने कुछ भी डेवलपमेंट अचीव की है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री भी सेम डिसीजन लेके वो सेम अचीवमेंट या सेम डेवलपमेंट अचीव कर सकती है। जो रियल डेवलपमेंट है उसमें हर एक इंसान का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखे, कल्चर, लोगों के कल्चर को रिस्पेक्ट करे और लोगों से सेंट्रिक हो, पीपल सेंटर्ड हो। अब ये जो राइज था ऑल्टरनेटिव मॉडल्स का, वो हमें दिखाता है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ से एक ह्यूमन वेलबींग की अब लोग बात करने लग गए थे, लोकल कम्युनिटीज को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी और प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करने की बात हो रही थी इन डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स के अंदर। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आंसर समझ में आया होगा। काफ़ी इजी सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको मॉडर्नाइजेशन पैराडिम के बारे में पता होना चाहिए कि वो उसके अंदर बोला क्या गया या फिर फोकस क्या है मॉडर्नाइजेशन पैराडिम का। एंड जो बाकी के ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनको आप याद कर लेना, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में डिवाइड हो सकता है। स्मार्टली आपको जो अपने क्वेश्चन है उनको समझना है एग्जाम में, एंड इजीली आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।